गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जिनका माइक ऑन है वो प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें, ताकि इससे काफ़ी डिस्टरबेंस होता है हमारी क्लासेस में। तो आप लोगों से अपना माइक जो है ऑफ कर लें। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया होगा। तो वो जो है क्लास की रिकॉर्डिंग जो है हमने उस पे वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, ठीक है। तो वहाँ से आप वहाँ से आप देख सकते हैं क्लास में। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, वेरी गुड। और जो है जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया, कौन कौन ऐसे जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया? तो बेटा उस पे अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। उसकी क्लास, कल जो क्लास हमारा जितने भी क्लासेस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम करते रहते हैं, ठीक है। और वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है, और उसका लिंक जो है हम कॉलेज की वेबसाइट पे उस पे लगा देते हैं, ताकि आप आराम से वहाँ से देख के डायरेक्टली आपका मतलब मेरे चैनल जितने पिछले लेक्चर्स भी जो हुए हैं वो भी अपलोड है। आप लोग बीच बीच में इसको चैनल्स को भी देख लिया करिए। जितनी भी क्लासेस अब तक ऑनलाइन हुई है सारे लेक्चर्स उस पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो और यूट्यूब पे ही जो है मेरे नाम से ये चैनल, जो नाम मेरा शो हो रहा है, तो मेरे नाम से ही चैनल है। उस चैनल पे सारे आपके लेक्चर्स अपलोड है, ताकि इसलिए ऐसा कर देते हैं ताकि कुछ लोग बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाती है नेटवर्क की वजह से, चीज़ें नहीं सुन पाते हैं। तो उनकी आसानी के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, ताकि वो जब भी कुछ चीज़ ऐसा हो कि ना सुन पाए या ना समझ पाए, वो आराम से लेक्चर अटेंड कर सकें। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग अपने लेक्चर्स में आते हैं। तो कल का हमारा जो है लेक्चर एंड हुआ था। कोई बताएगा कि कल कल का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ये। और हमने असाइनमेंट, सगुन आपको असाइनमेंट मिल गया, आपका असाइनमेंट का टॉपिक हमें। हाँ, तो हाँ उस टॉपिक को जल्दी से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 पेज इतना करिए, और उसको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी आपको देना है। व्हाट इट। तो उस लेक्चर को आपको ऑनलाइन प्रेजेंट अभी लास्ट टाइम पे ले लीजिएगा, क्लास एंड होने के बाद ले लीजिएगा, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद आप ले लीजिएगा। और तो आपके स्क्रीन पे जैसा कि विजिबल होगा, सबको दिख रहा है जो स्क्रीन पे है आराम से। तो कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस से, ठीक है, प्रतिक्रियात्मकता की माप। यहाँ से कल हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद फिर देखिए एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। उस पर हमने बात की थी कि हमारा प्रतिक्रियात्मकता की माप के लिए 2 कंसेप्ट हमारे पास होते हैं। एक होता है स्लोप, जिसको हम ढाल कहते हैं, और दूसरा होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस हमें प्रतिक्रियात्मकता किनके बीच मापनी है, किनके बीच पता करना है? क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु की मांगे की मात्रा, और कीमत, ठीक है। तो ऐसे इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड केवल हमें ये बताता है कि वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। लेकिन हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता मांग का नियम कि कीमत घटने या बढ़ने पर मांग कितनी घटती या बढ़ती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रियात्मकता की माप। तो पहला हमने कंसेप्ट यूज किया स्लोप। स्लोप भी जो है एक प्रतिक्रियात्मकता की माप का एक वो है, जो इस तरीके से जिसको हम मेजर करते हैं, स्लोप की जो मान होता है वो होता है स्लोप का जो मान होता है
वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू क्या है? वस्तु की मांगे की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा को हम चेंज शो करते हैं, परिवर्तन, और क्यू मतलब वस्तु की मांगे की मात्रा, और पी मतलब कीमत। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, है ना, इसके रिस्पॉन्स में ये डेल्टा क्यू क्या रिस्पॉन्स करता है, इसी को हम मेजर करते हैं, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद ये आपके सामने पूरा ये चीज अवेलेबल, आराम से ना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनकी कल क्लास नहीं हो पाई थी, ताकि वो फिर वहां लेक्चर भी सुन लेंगे, आराम से उनका हो जाएगा। तो फिर इसको हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था स्लोप की, तो आया था जैसे -10 यूनिट्स पर रुपीज। इसका मतलब ये होगा कि अगर प्राइस में 1 रुपए का अगर परिवर्तन होगा, तो वस्तु की मांगे की मात्रा में 10 यूनिट्स का परिवर्तन होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चन ये था कि इसमें वस्तु की इसमें स्लोप की जो दो कमियां थी। एक कमी ये थी कि स्लोप यूनिट फ्री मेजरमेंट नहीं है, इसको मापने के लिए हमें किसी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्लोप की कमी क्या है? स्लोप को दूसरे चीजों के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई चीज अगर यूनिट्स में दी हुई हो और कोई चीजें अगर लीटर में दी हुई हो, तो इन दोनों के में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कल हमने एग्जांपल के साथ बताया भी था। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हमें एक नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। तो अब हम लोग नए पेज पे चलते हैं यहाँ से। तो इसी के आगे आज हम लोग को नए कंसेप्ट को पढ़ना है, इलास्टिसिटी। ओके। तो कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी, लोच। इसको हिंदी में लिखते हैं लोच। ठीक है। नाउ अब चीज ये है कि लोच हम किन के बीच मेजर करना चाहते हैं। ठीक है। तो वही हमारा सवाल, वही हमारा जवाब होगा कि वस्तु की मांगे की मात्रा क्यू इज द फंक्शन ऑफ पी। वस्तु की मांगे की मात्रा एवं कीमत के बीच, मतलब कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगे की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ये हम लोच के माध्यम से मापना चाहते हैं। ठीक है। तो लोच की खास बात ये है कि इसको अभी लास्ट में बता दिखाते हैं एज ए प्रूफ करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको लोच को मेजर कैसे करते हैं? लोच को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इसका अलग इसको लिखते हैं हम। जब इन दोनों के बीच मेजर करेंगे, वस्तु की मांगे की मात्रा कीमत के बीच, तो इसको लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में लिखेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जिनके बीच मेजर करते हैं उसी का नाम आ जाता है। जैसे जो जो वेरिएबल अंदर रहेगा उसका नाम पहले आएगा, और जो वेरिएबल बाद में रहेगा उसका बाद में नाम आएगा। ठीक है। जैसे पी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों के बीच हम मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब मांग में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो ये सब डेफिनेशंस हम लिखा भी चुके हैं क्लास में। एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो फिर से
सुन लें कि मांग की कीमत लोच को इस तरीके से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और हिंदी में इसको लिखते हैं कि मांग की कीमत लोच से तात्पर्य वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? अरे सब इतना शांति से क्यों बैठे हुए भाई? लग रहा है सब सो गए क्या? इतनी सुबह सुबह जो है बुला ली भाई। हाँ, आवाज तो आ रही लेकिन आप लोग को जवाब नहीं दे रहे हो यार। लग रहा है सो गए हो क्या बैठे बैठे? अभी जितनी वो नहीं, अभी जो है जितनी चीजें पढ़ा रहे उतनी चीजें हम पूछेंगे भी, ये भी ध्यान रखे रहना। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाने के बाद आप लोग को बस वो कर देंगे। ठीक है, जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उतनी चीजें भी हम पूछेंगे भी आप लोगों से। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे एक्टिवली थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों की लेक्चर पूरी रिकॉर्डेड भी हो रही है। ओके, और फिर यहाँ से हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म पे लिख देते हैं। जैसा कि हमने कहा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईपी। ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। हमने कहा कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो हम लिखते हैं, अनुपातिक परिवर्तन को हम इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, और किसके परिणाम स्वरूप? वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। ये हो गया वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये। ठीक है, अब इसमें इसको हिंदी में लिख देते हैं। वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूले पे हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही पिछला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने भी वहां से लिया हुआ था। तो कोई जरा वैल्यू एक बार फिर से, जिसने कल नोट डाउन किया था, वो वैल्यू एक बार जरा फिर से बता दें। डेल क्यू की वैल्यू क्या हमने लिखा था वहां पे? डेल्टा क्यू की वैल्यू कोई देख के बताया वहां से? नहीं, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी? 5। नहीं, 10 तो टोटल वैल्यू आई थी हमारी। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी 50 आई थी ना। 50 हाँ 50, और डेल पी की 5 थी, और इनिशियल प्राइस कितनी थी हमारी? 15। नहीं, इनिशियल प्राइस 15 रुपए था ना। 15 से घट के 10 हो गया था ना प्राइस। हाँ, तो इसमें जो पी है वो हमारी प्रारंभिक कीमत है। पी प्रारंभिक कीमत का मतलब होगा कीमत घटने या बढ़ने से पहले, इनिशियल प्राइस। ठीक, और ऊपर जो क्यू है वो प्रारंभिक मांग है, मतलब प्रारंभ में जो मांग थी, प्रारंभिक मांग, इनिशियल डिमांड। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ यूनिट्स है ना, कुछ 50 यूनिट्स होगा, और यहाँ भी यूनिट्स है, और प्राइस जो है रुपीज में शो होता है, और ये भी रुपीज में शो होता है, और यहाँ पे 100 था,
और यहाँ पे भी 100 था, मल्टीप्लाई 100 बाई मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये यूनिट से ये यूनिट्स कैंसिल हो गया, ये रुपीस से ये रुपीस कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर कितना बचा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 द होल डिवाइडेड बाई 1/3, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 आएगा ना, 3/2, और 3/2 को डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 1.5। क्या आएगा आंसर 1. तो ये हमारी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। अब जरा एक चीज कंपैरिजन करो, वही सेम वैल्यू पे यहाँ क्या डिफरेंस आया, वही सेम वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले एक डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पे हमें कोई यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे कोई यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ी है। पहला चीज क्या है कि तो एक खास बात हमें क्या पता चल गया कि ईपी इज ए यूनिट फ्री मेजरमेंट। हाँ, यूनिट फ्री मेजरमेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें हमें मापने के लिए कोई भी यूनिट्स की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। मतलब मांग की हिंदी में लिखेंगे, मांग की कीमत लोज में मापने के लिए कोई इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरा चीज ये है कि ईपी इज एन एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर होने की वजह से इसमें क्या होता है, कंपैरिजन पॉसिबल होता है। कंपैरिजन इज पॉसिबल, मतलब एक निरपेक्ष संख्या होने की वजह से कंपैरिजन इज पॉसिबल, तुलना करना दूसरी वस्तुओं के साथ। अब चाहे जो चीज हमें चाहे लीटर में दी हुई हो चाहे जिसमें दी हुई हो, हम उसके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लीटर और लीटर लिख दोगे इसमें यूनिट्स की जगह, तो देखोगे लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, तो भी उसमें ये चीज वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें किसी भी यूनिट से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम मांग की कीमत लोच को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? बताइए क्या चीज समझ में नहीं है, बताइए। आपने कल का लेक्चर रिकॉर्ड सुना था, कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था? क्या नाम है आपका? आपने कल कहाँ लेक्चर अटेंड किया? आपका नाम का कोई ऐसा है नहीं इस पे अटेंडेंस पे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिक, ये बेटा हमने क्या क्या है, पहले ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है समझ में आ गया? मतलब डेल्टा जो कल हमने लिखा था ना, वहां स्लोप को मापने के लिए हमने डेल्टा क्यू लिखा था। डेल्टा क्यू कैसे लिखा, डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये बताओ? डेल्टा का मतलब यहाँ पर परिवर्तन है ना। हाँ, और डेल्टा पी का मतलब भी यहाँ पर परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो कल वाला वो जो कल का जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन हमने कराया था वो क्वेश्चंस देखो, उसमें आपको आसानी से बेटा मिल जाएगा। कल कल वाला जो हमने क्वेश्चंस कराया था वो वाला जरा देखो एक बार। ये देखो आपके उस पे स्क्रीन बार पे आ गया, कल वाला क्वेश्चन जरा देख लो जो हमने कराया था। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ तो इस पे जरा देखो, सब फिर से शुरुआत से देखो। चेंज डेल्टा क्यू को चेंज लेते हैं, तो स्लोप को हमने जो कल कल 10 रुपीज जो हमारा आंसर आया था ये समझ में आ गया था।
और यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू क्या थी, 15 रुपीज, P2 की वैल्यू क्या थी, 10 रुपीज थी। क्वांटिटी डिमांड कितना था, 100 यूनिट्स, और फिर बाद में बढ़कर 150 यूनिट्स हो गया था। तो डेल्टा पी देखो हमने कैसे मेजर किया है, 15 में से 10 गए, बचे 5। और फिर डेल्टा क्यू हमने कैसे मेजर किया है, 100 में से 150 गए, -15, ये हो गया। ठीक है, इसी वैल्यू को हम उठा के डायरेक्टली वहां ले आए हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में अपने। ठीक है, आप यहां से देखोगे, पूरा मिलाओगे, मैच करोगे, तो आपको वही वाला आंसर मिल जाएगा पूरा आगे का। ठीक है बेटे। हम्म, तो यहां तक हमारा हो गया इतना। तो हमारा ये स्लोप का कंसेप्ट पूरा यहाँ पर हो गया। अब इसमें हमें बचा है, हमने इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने बता दिया, और आपको हमने उसके बारे में, मतलब फीचर्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, और तो अब यहाँ से जो है हमारा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो बताओ। हम्म, हाँ बताइए बेटा। वेरी गुड, वही बताने जा रहा था, मेरा ध्यान से उतर गया इसमें, क्वेश्चन पूछा था। हाँ, उसीलिए तो नेक्स्ट पेज पे गए हुए थे। अब यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, वेरी गुड क्वेश्चन बेटे। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी आपका उसी तरीके से है जैसे हमने स्लोप में इंटरप्रेट किया था। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि, पहले इंग्लिश में बना देते हैं, इफ देर इज वन यूनिट, if there is one unit proportionate change, if there is one unit proportionate change in the price of the commodity, अगर वस्तु की कीमत में एक इकाई का अनुपातिक परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर वस्तु की कीमत में एक इकाई का अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो अब यहां पर हमारा आंसर कितना आया है बेटे, इसको जवाब दो। यहां पर हमारा आंसर कितना आया है, 1.5। तो वस्तु की मांग में, then there will be 1.5 unit proportionate change in the demand for the commodity. Got it? तब वस्तु की मांग में 1.5 यूनिट का अनुपातिक परिवर्तन होगा। Got it? बताइए बेटे, समझ में आ गया? चलिए, तो अब यहां से हम लोग आगे का देखते हैं। अब बताइए कि जो है, चलिए 1 बाई 1 करके अब सबसे क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी जल्दी, और फिर इसके बाद हम लोग अपना ये चीज़ें कंप्लीट करते हैं। अब सबको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पोस्ट हम उस पर ग्रुप पे डाल देंगे, क्वेश्चन डाल देंगे, और इसको सॉल्व करके आप लोग पहले तो कल आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा,
जितने लोगों को हमने टॉपिक दे दिया है वो अपना टॉपिक जो है अब यहाँ से हम क्लासेस एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईपी का कंप्लीट हो गया है। ये मतलब